तो समकालीन हिंदी कहानी में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं पढ़ते हैं। हिंदी में सन 70 के बाद जब कहानीकारों ने नस्लवादी इमरजेंसी, भूख, गरीबी, सांप्रदायिकता, भूमंडलीकरण आदि जैसे सामने घट रही समकालीन स्थितियों को कहानी का विषय बनाना शुरू किया, चाहे वो राजनीति हो या समाज, धर्म हो या अर्थ अथवा हाशिए के समाज के मौलिक अधिकारों को लेकर चलाया जा रहा कोई जन आंदोलन। दरअसल समकालीन कहानी का जो इतिहास व स्वरूप है उसका गहरा संबंध समकालीन समय के यथार्थ से है। समकालीन कहानी को मुख्यतः 5 तरह की स्थितियां प्रभावित करती हैं। मार्क्सवाद के प्रभाव में हाशिए तथा निम्न वर्गीय समाज को लेकर किए जा रहे विचार, सांप्रदायिकता संबंधी विचार जैसे 1947 के देश विभाजन तथा और 1992 के बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद उत्पन्न सांप्रदायिक स्थितियां, दलित विमर्श, स्त्रीवाद और स्त्री विमर्श और आर्थिक उदारीकरण और भूमंडलीकरण से संबंधित विचार। इसमें सारी कहानियों के नाम लिखे हुए हैं। समकालीन हिंदी कहानी, प्रवृत्तियाँ, समाज और प्रक्रियाएं। लोकतंत्र व्यवस्था में आम आदमी और मध्यवर्ग। यद्यपि साहित्य अथवा कहानी में जब भी समकालीनता की चर्चा होती है उसे आमतौर पर तत्कालीन अथवा एक ही समय का मानकर स्वीकार कर लिया जाता है तथा इतिहास के साथ उसका कोई संबंध नहीं माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। 1967 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक समकालीन कहानी का रचना विधान में गंगा प्रसाद विमल ने मुख्यतः सन 60 के बाद की कहानी की रचना विधान, समीक्षा, कहानी और उसके बहाने उस दौर की कहानी के केंद्र में मौजूद जीवन के समग्र अस्वीकार और विद्रोह की मुख्य चेतना पर विचार करते हुए लिखा कि वे सब रचनाकार जो कम से कम रोमांटिक और भावबोध से और परंपरागत स्थिति से अलग है और कथा रचना में अपने समग्र नएपन का आग्रह करते हैं, समकालीन रचना के रचनाकार हैं। यह नयापन जीवन के यथार्थ का तीखापन और यथार्थ की स्थिति का ऐतिहासिक नज़रिए से आंकलन, यह चेतना विश्वनाथ त्रिपाठी की कहानी संबंधी मूल्यांकनों में देखी जा सकती है। समकालीन कहानी कुछ विचार में नई कहानी के कहानीकारों ने फणीश्वर नाथ रेणु, निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव आदि पर विचार करते हुए ऐतिहासिक शब्द की चर्चा की और लिखा कि नई कहानी की शक्ति ऐतिहासिक होने, देशकाल से संबंध होने और मानवीय रिश्तों की अंतःसंबंधता की पड़ताल करने में है। अर्थात कहानी लेखक का सिर्फ अनुभव या शिल्प महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि विचारों के माध्यम से निर्मित इतिहास भी महत्वपूर्ण होता है। कारण यह इतिहास ही है जो कहानी को व्यक्ति के साथ समाज और उसकी सामाजिकता की रक्षा के लिए चलाए जा रहे संघर्षों से जोड़ता है और तथा उसे बृहत्तर समाज का हिस्सा बनाता है। समकालीन कहानी की खास विशेषता यह है कि उसमें समकालीन समय के इतिहास और विचारों का दस्तावेजीकरण दिखलाई पड़ता है। कहानीकार या उनके पात्र निस्सहाय नहीं दिखलाई पड़ते, स्थितियों से भागकर कोई रोमांटिक यथार्थ नहीं करते, बल्कि मौजूदा विसंगतियों और असमानता से सीधा टकराते हैं, मुक्ति के रास्ते बनाते हैं। कहानीकार या उनके पात्र निस्सहाय नहीं दिखलाई पड़ते, स्थितियों से भागकर कोई रोमांटिक यथार्थ नहीं करते, बल्कि मौजूदा विसंगतियों और असमानताओं से सीधा टकराते हैं, मुक्ति के रास्ते बनाते हैं। वस्तुतः समकालीन कहानी नई कहानी से इसलिए अलग है कि जहाँ नई कहानी में अकेलापन, प्रेम, मोह, संबंधों के टूटन आदि की पहचान
अकेलापन, प्रेम, मोह, संबंध के टूटन आदि की पहचान की चिंता है, वहाँ समकालीन कहानी में सामाजिक समुदायों और समूहों द्वारा अपने वजूद के लिए किए जा रहे संघर्षों को देखने और उसे ऐतिहासिक दृष्टि से व्याख्यात करने की चेतना दिखलाई पड़ती। इसलिए समकालीन कहानी में व्यक्ति और समाज के साथ उसके संबंधों की बजाय समाज जीवन की मुख्य धारा के अंदर और बाहर अस्तित्व रक्षा के लिए किए जा रहे संघर्ष की चेतना अधिक दिखलाई पड़ती है। दूसरे शब्दों में समकालीन कहानी में यथार्थ में निर्मित जितने बड़े पैमाने पर हाशिए के समाज की भूमिका दिखाई पड़ती, उतना अन्य दौर की कहानियों में नहीं है। यहाँ परिवर्तन और विकास की प्रक्रियाओं से गुजरते हुए शेष समाज के साथ ही मुख्य धारा के अंदर और बाहर हाशिए की जिंदगी व्यतीत कर रहे सामाजिक समूहों की चेतना को साफ साफ देखा जा सकता है। खास बात यह है कि इन परिवर्तन और विकास की ऐतिहासिक प्रक्रियाओं के तहत समकालीन हिंदी कहानी में निर्मित उन समाजों जैसे स्त्री, दलित, आदिवासी आदि और उनकी चिंताओं की अनगूंजों को इतिहास से संवाद करते हुए साफ साफ देखा जा सकता है, जो इस दौर की कहानियों में है। और कहानीकारों ने कथा वस्तु और उनमें चित्रित समाज को पारंपरिक विचारों के बजाय आधुनिक विचारों से जोड़ने पर अधिक बल दिया है। कारण इससे उनकी मुक्ति का रास्ता आसान होता है, समाज में उनकी भी एक लोकतांत्रिक हैसियत बनती है। वस्तुतः समकालीन कहानी में आम आदमी, सामाजिक समुदाय, समूहों की उत्पत्ति की जो अवस्थाएं हैं, वे इस दौर के कहानीकारों की प्रवृत्ति से कुछ अलग ढंग से विचार करने के लिए दबाव डालती है। चाहे वो स्त्री समाज हो या दलित, आदिवासी हो या हाशिए के अन्य समाज, समकालीन कहानीकारों ने इन समाजों पर कहानियाँ लिखने के बहाने समकालीन समय और इतिहास के अनगिनत सवालों से टकराने का साहस किया और पूंजीवादी सभ्यता में वस्तु बनते जा रहे मनुष्य की विडंबनापूर्ण जिंदगी को यथार्थ रचते हुए लोकतंत्र व्यवस्था में उनकी मुक्ति के रास्ते तलाशे हैं। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही हम सिर्फ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सिलेक्ट करना पड़ रहा है। इस धारा के कहानीकारों में स्वयं में प्रकाश, पंकज मिश्र, मृणाल पांडे, संजीव चित्र, मुदगल, नासिर शर्मा, उदय प्रकाश, मंजूर एहतेशाम शामिल हैं, जिन्होंने मध्यवर्गीय ज़िंदगी और उसके समानांतर जीवन की समस्याओं से जूझ रहे आम आदमी को मजबूत इरादों के साथ कहानियों में चित्रित किया। उदाहरण के लिए भीष्म साहनी ने झूमर, स्वयं प्रकाश ने बलि, ममता कालिया ने बोलने वाली औरत, विष्णु नागर ने पेंट, उदय प्रकाश ने पाल गुमरा का स्कूटर, चित्रा मुदगल ने ब्लेड, अखिलेश ने बायोडाटा, देवेंद्र ने क्षमा करो हे वत्स आदि कहानियों में समकालीन समाज में मध्यम वर्गीय जिंदगी की विडंबनाओं, असहाय स्थितियों, असंतोष और भय के साथ ही असहाय वातावरण में जी रहे आम आदमी के मुश्किल से भरे जीवन संघर्ष को देखा जा सकता है। कृषक मजदूर समाज। समकालीन कहानी की एक बड़ी विशेषता इस आधुनिक समाज में गांवों और शहरों में मुख्य धारा के अंदर और बाहर बेहतर जीवन के लिए संघर्षरत किसानों और मजदूरों की ज़िंदगी का यथार्थ चित्रण है। खासकर 1967 में नक्सलवाड़ी में हुए संघर्ष और 1919 के बाद भारत में हुए आर्थिक उदारीकरण और भूमंडलीकरण के कारण किसानों और मजदूरों की ज़िंदगी पर गहरा असर पड़ा। और हिंदी में विजेंद्र अनिल ने विजयकांत ने बीच का समर,
मरीधर सुरेश ने अलग अलग जो कहानियाँ लिखी, उदय प्रकाश ने टेपचू, कहानीकारों ने हाशिए के किसानों और मजदूरों की कहानियाँ लिखी, उनके विचारों को महत्व दिया। जहाँ वामपंथी आंदोलनों से प्रभावित किसानों मजदूरों के कृषि संबंधी संघर्ष एवं उस पर नक्सलवाद जैसे आंदोलन के पड़े प्रभाव को लेकर वैचारिक कहानियाँ लिखी। मजदूरों की ज़िंदगी के छोटे छोटे सुख और बड़े बड़े दुखों को रचना का विषय बनाया गया। कहानी में किसानों और मजदूरों की भूख, ऋणग्रस्तता, सामंती समाज द्वारा शोषण, दमन जैसी समस्याओं को केंद्र में रखकर कहानीकारों ने कृषक मजदूर समाज द्वारा किए जा रहे प्रतिरोध और संघर्ष को उनके जिंदगी के यथार्थ के रूप में चित्रित किया। किसान और मजदूरों का यह संघर्ष इसीलिए भी जरूरी है कि पुरानी सामंती व्यवस्था से मुक्त हो सके और नई व्यवस्था में अपने लिए जगह बना सके। परंतु क्या यह संभव है? शायद नहीं, क्योंकि नई आर्थिक व्यवस्था के कारण ग्रामीण जीवन पर भी बाजारवाद का इतना गहरा असर होता जा रहा है कि कहानी और मजदूर उससे ग्रस्त हैं। परंतु स्थिति ऐसी कि कुछ करने की भी हालत में वे नहीं हैं। फिर क्या करें? प्रतिरोध तरीका क्या हो प्रतिरोध का? इन स्थितियों की तरफ कैलाश बनवासी की कहानी बाजार में रामधन संकेत करती है। जब रामधन नामक किसान अपने बैलों को बेचने से इनकार कर देता है, इसलिए नहीं कि कम दाम मिल रहे, बल्कि इसलिए कि वह मन से अपने बैलों को बेचना नहीं चाह रहा है। उसे खेती और किसानी से प्यार है, बैलों में उसका मन रमता है। उसके दरअसल समकालीन कहानी में किसानों और मजदूरों की ज़िंदगी के यथार्थ को कहानीकारों ने गहरे इतिहास बोध के साथ प्रस्तुत किया, जहाँ वे सामंती और पूंजीवादी व्यवस्था में शोषित होने के लिए बाध्य है। कहानीकारों ने दिखलाया है कि किसान कृषि जीवन पर आधारित कहानियों में खेती और मजदूरों की हालत सर्वाधिक दयनीय है, और इसीलिए जब उन्हें कभी मौका मिलता है तब वे किसी आंदोलन का हिस्सा बनकर यद्यपि प्रगतिशील राजनीतिक संगठनों ने मजदूरों और किसानों के शोषण और दमन को समकालीन राजनीति में महत्वपूर्ण सवाल के रूप में प्रस्तुत किया तथा इससे उनकी दशा में बदलाव भी आया। परंतु आज भी किसान देश के अनेक हिस्सों में भूमि सुधार कानून लागू नहीं होने के कारण मुख्यधारा के अंदर हाशिए की ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए विवश है। उदय प्रकाश की टेपचू, अरुण प्रकाश की भैया एक्सप्रेस, शिव मूर्ति की तिरिया चरित्र और चंद्रमोहन प्रधान की यही नगरिया के बिधरहना जैसी कहानियों में मजदूरों की ज़िंदगी की वास्तविकता को देखा जा सकता है, जहाँ वे व्यवस्था के शोषण और दमन के शिकार है और भूख एवं ऋण जैसी समस्याओं से ग्रस्त है। पर समकालीन कहानी में यह व्यवस्था है कि उनमें आए सामंती किसान और मजदूर प्रेमचंद योगीन कहानियों में आए पात्रों की तरह निरीह, असहाय और लाचार नहीं, बल्कि समकालीन संगठनों और आंदोलन के साथ जुड़कर ये ताकतवर हो चुके हैं और परिवर्तन की मुक्ति के लिए साहस के साथ संघर्ष कर रहे हैं। स्त्री समाज। समकालीन हिंदी कहानी को जिस प्रवृत्ति ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण बनाया वह रचना और विचार के क्षेत्र में स्त्री समाज की उपस्थिति है। सन 60 के बाद साहित्य, खासकर कथा के क्षेत्र में आई स्त्रियों ने न केवल बौद्धिक जगत में हस्तक्षेप किया, अपितु स्त्री केंद्रित संगठनों और वामपंथी आंदोलनों से जुड़कर रचना और विचार की दुनिया में स्त्री की पहचान को स्थापित किया। पश्चिम नारीवादी आंदोलन की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जहाँ सिमोन द बाउआ, केट मिलेट, बेटी फ्राइडेन, जोमन ग्रियर आदि ने आंदोलनों और विचारों के जरिए स्त्री के अधिकारों की वकालत की और लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करवाने की दिशा में पहला अमेरिका में 1966 में गठित राष्ट्रीय महिला संगठन की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन सब का असर यह हुआ कि सन 70 के बाद महिला की दुनिया बदलने लगी और स्त्रियां घर से बाहर निकली और श्रम के बाजार में उनकी भागीदारी बढ़ी। इनमें जिन पुस्तकों ने साहित्य और विचार की दुनिया में स्त्रियों के महत्व को स्थापित किया, उनमें सिमोन द बाउआ की द सेकंड सेक्स
केट मिलेट की सेक्सुअल पॉलिटिक्स और जर्मन ब्रियर की फीमेल यूनक की महत्वपूर्ण भूमिका। यद्यपि हिंदी के स्त्री लेखन की पृष्ठभूमि इन विचारकों की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, फिर भी हम कृष्णा सोबती के उपन्यास मित्रों, मरजानी, मृदुला गर्ग के चितकोबरा और हाल ही के दशकों में प्रकाशित उन लेखिकाओं को देख सकते हैं। इन पुस्तकों जिनमें देह मुक्ति को भी स्त्री मुक्ति का एक बड़ा रास्ता बताया गया है, उनमें मीराबाई, पंडित रमाबाई, महादेवी वर्मा जैसी लेखिकाएं देह के बदले भारतीय सामाजिक व्यवस्था को नियंत्रित और संचालित करने वाली सबसे बड़ी व्यवस्था वर्ण व्यवस्था और पितृसत्ता को सीधी चुनौती देने का साहस करती। महादेवी वर्मा ने तो श्रृंखला की कड़ियाँ में स्त्री की सामाजिक अस्मिता को महत्व देते हुए इस स्त्री शक्ति को गतिशील करने की बात कही, जिसके आधार पर स्त्रियां अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकेंगी। इसलिए हिंदी के स्त्री लेखन में दो धारा दिखलाई पड़ती। एक जो भारतीय समाज में नवजागरण की परंपरा से प्रभावित है, दूसरी जो पश्चिम में प्रभावित होते हुए पितृसत्ता को सीधी चुनौती देती है और स्त्री मुक्ति को देह, अर्थ, प्राचीनता आदि से जोड़ती है। जहाँ पहली धारा के कहानीकारों में मनु भंडारी, मंजुल भगत, चित्रा मिदुगल, कृष्णा अग्निहोत्री, मेहरुनिसा परवेज आदि महत्वपूर्ण है, वहीं दूसरी धारा में कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, मैत्री पुष्पा, अर्चना वर्मा, रमणिका गुप्ता आदि इन स्त्री कहानीकारों ने समकालीन कहानी में स्त्री की सामाजिक अस्मिता को स्थापित करते हुए स्त्री लेखन को एक नई दिशा दी। यद्यपि पितृसत्ता का विरोध दुनिया के तमाम स्त्रीवादी विचारकों ने किया, क्योंकि यह परिवार की आर्थिक स्थिति, यौन संबंधों और सांस्कृतिक मामलों में पुरुष के वर्चस्व की बात करता है और स्त्री के विचारों को महत्व नहीं देता। यहाँ तक कि वह एक तरफा जहाँ स्त्री को श्रद्धा के रूप में मान देता है, तो वहीं दूसरी तरफ वस्तु के रूप में उनका उपयोग भी करता है। यही कारण है कि परंपरा के नाम पर मौजूद इस प्राचीन व्यवस्था का स्त्रियों ने सर्वाधिक विरोध किया और इससे मुक्ति की बात की। पुरुष कथाकारों ने भी अपनी कहानियों में स्त्री समाज से जुड़े प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, जैनेन्द्र, यशपाल, फणीश्वर नाथ रेणु जैसे पुरुष कथाकारों ने भी अपनी कहानियों में स्त्री समाज से जुड़े सवालों को गंभीरता से उठाया, परंतु स्त्री कथाकारों ने पुरुष वर्चस्व का विरोध करते हुए स्त्री प्रतिरोध का जो साहित्य रचा, उसमें स्त्री पुरुष के संबंधों को एक स्त्री की दृष्टि से देखा और स्त्री के अनुभव तथा विचार को महत्व दिया। स्त्री पुरुष के संबंध में स्त्री के अनुभव को सही बताया। उदाहरण के लिए कृष्णा सोबती और मन्नू भंडारी के अलावा ममता कालिया ने बोलने वाली औरत, सुधा अरोरा ने काली लड़की, अर्चना वर्मा ने जोकर, राजघाट और सिम्मी हर्षिता ने कहानियाँ ऐसी लिखी जिनमें लड़कियाँ कहानियों में पितृसत्ता को चुनौती देते हुए समाज में मौजूद इस धारणा को तोड़ा कि स्त्री जीवन की सबसे बड़ी विडंबना और त्रासदी स्त्री होना है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था की जगह स्त्री प्रधान सत्ता का शास्त्र रचने की वकालत की मनु भंडारी, चित्रा मुदगल, मंजुला और तमाम स्त्री कहानीकार जहाँ पारंपरिक जीवन पद्धति और सामाजिक व्यवस्था में स्त्री अस्मिता की बातें करती हैं, वहाँ कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग जैसे कहानीकार पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था के समानांतर एक नई व्यवस्था की मांग करती हैं। उदाहरण के लिए चित्रा मिडगुल लकड़बग्घा कहानी में जहाँ परिवार और समाज से व्यवस्था के अंदर स्त्री को ज्ञान की परंपरा से जोड़ने की मांग करती है, न मिलने पर पितृसत्ता के खिलाफ उठ खड़ी होती है, वहाँ सीलिया कहानी में सुशीला टाकभोरे की स्त्री नायिका स्त्री पुरुष के संबंध से सबसे मजबूत और पारंपरिक कड़ी विवाह को मानने से इनकार कर देती है। उसी प्रकार अर्चना वर्मा की जोकर कहानी की बच्ची अब कहकर पाठकों को स्तब्ध कर देती है कि स्त्री समाज में पुरुष की क्या ज़रूरत है। समकालीन स्त्री कथाकारों ने अपने जीवन पर पुरुष के अधिकार मानने से इनकार कर दिया। स्त्री लेखन की सबसे बड़ी विशेषता तथा यह एक बड़ी विशेषता समकालीन हिंदी कहानी में स्त्री कहानीकारों की एक अलग पहचान बनाना है। दलित समाज। समकालीन कहानी में स्त्री समाज की तरह दलित समाज की उपस्थिति भी एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले और 20वीं सदी में बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलनों और विचारों के कारण सामाजिक जीवन की मुख्य धारा में हाशिए की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे दलित समाज के अधिकारों
को लेकर भी बहसें शुरू हुई, खासकर जब 1956 में अंबेडकर ने यह कहते हुए अपने समर्थकों के साथ हिंदू धर्म को छोड़ने की घोषणा की कि गले सड़े धर्म को त्याग कर जो असमानता और उत्पीड़न को मान्यता देता है, मैं आज एक नया जन्म ले रहा हूँ और नरक से मुक्ति प्राप्त कर रहा हूँ, मैं हिंदू धर्म को त्यागता हूँ। तो इसका गहरा असर सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन के मुख्य धारा पर पड़ा। महाराष्ट्र सहित पूरे भारत में दलित आंदोलन को एक नई दिशा मिली। हिंदी के दलित साहित्य पर मराठी के दलित संदर्भों का गहरा प्रभाव है, लेकिन 1912 और उसके बाद स्वामी अच्युतानंद के प्रयासों से हिंदी क्षेत्र में दलित चेतना का उदय हुआ। 1914 में प्रकाशित हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत से भी हिंदी में दलित लेखन को बल मिला, परंतु दलित लेखन में तेजी 1990 के बाद आई। दलित रचनाओं में भारतीय समाज की सबसे मजबूत व्यवस्था, वन व्यवस्था का प्रतिरोध और वन व्यवस्था को मजबूत करने वाले दो कारक, ज्ञान और सत्ता के केंद्र में खड़े ब्राह्मणवाद और सामंतवाद के दमन और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। ज्ञान के संदर्भ में ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी 25 चौक 150 और सत्ता तथा संस्कृति के संदर्भ में सलाम जैसी कहानियों का आना दलित कहानी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दलित कहानी में मौजूदा दलित समाज की जीवंत अनुभव का यह वही यथार्थ है जिसे वर्ण जाति केंद्रित सामाजिक व्यवस्था के शोषण और दमन के खिलाफ दलित कहानीकारों ने रचा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के अलावा जिन कहानीकारों ने दलित कहानी को रचा उसमें कई कहानीकार शामिल हैं। इन कहानियों में लेखक ने दलित समाज के उत्पीड़न, संघर्ष और प्रतिरोध का यथार्थ चित्रण किया है। कौन सी जॉब है? अप्रवासी समाज। समकालीन हिंदी कहानी में दो तरह के अप्रवासी समाज का उल्लेख दिखलाई पड़ता है। एक वह अप्रवासी समाज जिनके पूर्वजों को मजदूर के रूप में कई शताब्दियों पूर्व उपनिवेशवादियों द्वारा खेतों में काम करने के लिए जबरन और लालच देकर देश के बाहर मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनाद, गयाना आदि देशों में ले जाया गया और जिनसे दासों जैसा कार्य लिया गया। और जब 1834 ईस्वी में दास प्रथा समाप्त हो गई तब शर्तबंद प्रथा के तहत उनसे अमानवीय स्तर पर काम करवाया तथा दूसरा वह प्रवासी समाज जो बेहतर जिंदगी की तलाश में मुख्यतः आज़ादी के बाद देश से बाहर काम करने गए तथा वापस एक बेहतर जिंदगी की आशा में उन्हीं देशों में बस गए, वापस नहीं लौटे। इनमें दूसरी तरह के लोगों ने भी प्रवास के दौरान अकेलापन या बाहरी होने की जो पीड़ा सही उसे लेखन के जरिए तरह तरह से व्यक्त किया। ऐसे कहानीकारों में प्रेमलता वर्मा, लक्ष्मीधर मालवीय, कृष्णा बिहारी, उषा प्रियमवदा, उमेश अग्निहोत्री, अचल शर्मा, उषा प्रवासी जीवन के अनुभवों, विचार, अकेलापन आदि की त्रासदी भारतीय संस्कृति के समानांतर नई संस्कृति से अपने टकराव, नई पीढ़ी की चुनौतियां, बुढ़ापा और देश न लौट पाने की पीड़ा आदि का मार्मिक चित्रण किया। इन कहानीकारों की रचनाओं से समकालीन हिंदी भाषा और कहानी के वैश्विक फलक का विस्तार हुआ है, परंतु वास्तविक अप्रवासी लेखन और उसमें आया समाज वह है जो पहले तो दास बनकर पानी के जहाज़ों से कई सदी पूर्व देश के बाहर गया और बाद में शर्तबंद प्रथा के तहत मजदूर बनकर कार्य करने को विवश होता रहा। शर्तबंद प्रथा के तहत मजदूरी की अवधि समाप्त होने के बाद चाहकर भी वह देश वापस नहीं लौट पाया। वह वहीं की ज़मीन पर बस गया और दासों की तरह सदियों तक जिंदगी व्यतीत करता रहा। इस प्रकार के आवासी समाज की पीड़ा और अनुभव दूसरी तरह के अप्रवासी समाज से बिल्कुल भिन्न है। और आज भी कुछ ऐसे लोग और परिवार हैं जो मॉरिशस, सूरीनाम, फौजी, त्रिनाद आदि देशों में आम आदमी की ज़िंदगी व्यतीत करने को विवश हैं। जीवन यापन के लिए इस प्रकार के समाज ने ऐतिहासिक उत्पीड़न का दर्द सहा, रात भर परिजनों से बिछुड़ने के गम में आंसू बहाए और दिन में मालिकों के खेत में काम करते हुए कोड़े की मार से पीठ का खून
पर सवाल है, समकालीन कहानी में अप्रवासी समाज की उपस्थिति कैसी है, उनके सवाल क्या हैं, उनमें उनका कौन सा सामाजिक यथार्थ अभिव्यक्त हो रहा है, उसकी वास्तविक पीड़ा क्या है, वहाँ स्त्रियों की ज़िंदगी क्या है। दरअसल अभिमन्यु अनंत और रामदेव धुरंधर के समानांतर जिन अप्रवासी लेखकों ने कहानी के माध्यम से अप्रवासी समाज के अनुभव व यथार्थ का चित्रण किया, वह उत्पीड़ित समाज के उन्हीं मुश्किल भरे जीवन संघर्षों की ओर संकेत करते हैं जिससे आज समकालीन समाज गुजर रहा है, चाहे वो मुख्यधारा के समाज द्वारा उनके साथ किया गया अमानवीय व्यवहार हो या भूखे पेट दिन रात काम करने की व्यथा, विकास की दौड़ में उपेक्षित अलग थलग पड़ते जाने की पीड़ा हो या एक स्त्री होने की विडंबना के कारण शोषित होने का दर्द, अथवा अपने देश तथा लोगों से अलग होने की संवेदना विक्षोभ। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो और संदर्भ हैं जो समकालीन कहानी को अप्रवासी लेखन के जरिए समृद्ध बनाते हैं। उदाहरण के लिए अभिमन्यु अनंत की कहानी कोलाहल, रामदेव धुरंधर की विष मंथन, पूजानंद नेमा की पराजय, भानुमति की जय दुर्गेश। इसी प्रकार सूरीनामा के कहानीकार सूर्य प्रसाद बोरे की कहानी लक्ष्मी का देश में अप्रवासी मजदूरों की उस पीड़ा का बयान है जिसे वे अपनी सांस्कृतिक अस्मिता और संघर्ष से जोड़कर देखते हैं। स्पष्टतः इस कहानी में अप्रवासी मजदूरों की उस जिंदगी या संघर्ष का बयान है जिसे वे अपनी सांस्कृतिक अस्मिता बचाने के लिए रचते हैं। अप्रवासी समाज पर केंद्रित कहानियाँ भी आर्थिक एवं सामाजिक यथार्थ के साथ साथ अप्रवासी लेखन के इन्हीं संघर्षों का जीवंत चित्रण करती है। उनका अलगाव बोध अपनी पुरानी ज़मीन से और जड़ से है जहाँ से सदियों से पहले वे चले आए थे और नई जगह पर लंबे समय तक व्यवस्थित नहीं हो पाने के कारण हाशिए की ज़िंदगी व्यतीत करे। ज़िंदगी के इस कड़वे यथार्थ को अप्रवासी समाज आज भी ऐतिहासिक सच के रूप में साथ साथ लिए चलता है। ये भी है समकालीन कहानी पर थोड़ा सा नहीं आता ये। सारांश पढ़ते हैं। कहानी के महत्व को समझते हुए समकालीन हिंदी कहानी का अध्ययन किया है। साहित्य में समकालीन का क्या अर्थ है? समकालीन कहानी समकालीन समय और विचार की कलात्मक अभिव्यक्ति है, इसलिए समकालीन समय का इतिहास भी अलग होगा। हमने सामाजिक राजनीतिक आंदोलन एवं संघर्षों को जोड़ते 1990 के दलित स्त्री भूमंडलीकरण और बाजारवाद जैसे सवालों से जोड़कर समझने की कोशिश की। समकालीन कहानी का इतिहास स्वरूप उन गतिशील सामाजिक वैचारिक निर्मितियों से भी निर्धारित होता है जिसे प्रवृत्ति के रूप में रेखांकित करते हैं। आप समकालीन हिंदी कहानी में जो सवाल उभर कर आए उसे कहानीकारों ने गंभीरता के साथ पकड़ा और विचार किया, चाहे वह सन 67 के बाद कहानी में किसान, मजदूर, स्त्री आदि जैसे आम आदमी का सवाल हो या नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में बदलते मध्यम वर्गीय समाज की चिंता, स्त्री और पुरुष की ज़िंदगी में आ रहे बदलाव हैं, अथवा लोकतांत्रिक व्यवस्था के असंगत एवं दमनकारी प्रवृत्तियों के खिलाफ प्रतिरोध की बात। समकालीन कहानीकारों ने अपनी कहानियों में गंभीरता के साथ इन सवालों को उठाया है। इससे समकालीन कहानी में किसान, मजदूर, स्त्री, दलित, आदिवासी, अप्रवासी समाज के साथ हाशिए के अन्य समाज का सवाल महत्वपूर्ण बन पड़ा है। इसके साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय समकालीन समय में सांप्रदायिकता जैसे सवालों से जिस तरह रूबरू होता है तथा एक भय और आतंक का माहौल निर्मित होता है। 1947 के विभाजन में सांझी संस्कृति टूटी थी, समाज टूटा था, परंतु 1922 के बाबरी मस्जिद के समय
मस्जिद के बाद व्यक्ति टूटा, उसके आपसी प्रेम लगाव समाप्त होने के कगार पर पहुंच गया। आम आदमी पुनः मनुष्य से किसी खास धार्मिक व्यक्ति में तब्दील होने के लिए बाध्य होता गया। समकालीन समय का ही दबाव और भय ही था कि व्यक्ति समाज और उससे प्रभावित हुआ और कहानीकारों ने उसे रचना का विषय बनाया। हमने कई कहानीकारों की कहानियों पर विचार करते हुए देखा कि यह भय व्यक्ति को कितना आतंकित करता है। हिंदी के समकालीन कहानीकारों की कहानियों की भाषा एवं कहानी की संरचना को देखते हुए साफ पता चलता है कि यह भाषा और संरचना वही नहीं है जो प्रेमचंद युग की कहानी और नई कहानी की थी। यह भाषा यथार्थवाद से निर्मित भाषा और ज़िंदगी के यथार्थ को समझने में मदद करती है। इससे समकालीन हिंदी कहानी समृद्ध हुई है। समकालीन कहानी में वस्तु और कला के स्तर पर आए ये बदलाव यह संकेत करते हैं कि भविष्य की हिंदी कहानी का स्वरूप क्या होगा। तो ये आज पेपर 9 ख़त्म हो गया, अब दूसरा पेपर शुरू करेंगे।